सूचित कर दीजिएगा। तो आज की जो हमारी ये क्लास है NTA UGC नेट समाज कार्य की, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। 20 से 30 सितंबर के बीच में आप सभी का एग्ज़ाम होने की संभावनाएं बताई जा रही है। मैं आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ इस समय UGC नेट के जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यूनिट नंबर 7 पर, जिसके अंतर्गत एक पॉइंट लिखा हुआ है सोशल प्लानिंग, जिसको आप कहते हो हिंदी में सामाजिक नियोजन। आज हम इसी पर बात करेंगे कि सामाजिक नियोजन क्या चीज़ है और उसके संबंध में, और क्षेत्र कौन कौन से हैं, उसके मॉडल्स कौन कौन से हैं, उसके संबंध में भारत में क्या क्या जो है सोशल प्लानिंग को लेकर चर्चा की गई थी। तो कोई बच्चा मुझे बताना चाहेगा कि सोशल प्लानिंग किसे कहते हैं अपने शब्दों में? प्लीज़, किसी को अगर मालूम है तो बताने की कोशिश करें ज़रा अपने शब्दों में। देखिए, शिवांगी गौतम, अदिति शुक्ला, चलिए ग्रुप में मैसेज भाई अगर आप लोग देख रहे हैं तो मुझे बता दीजिएगा। हाँ बोलिए नेहा। सर, किसी कार्य को करने के पहले हम जो रणनीतियाँ बनाते हैं, उसके बारे में जो विचार करने के लिए जो रणनीतियाँ बनाते हैं, उसको सामाजिक ओके, प्लानिंग को हम बस समझ गया मैं आपकी। आप मैडम सामाजिक नियोजन, जब कभी आपसे कोई पूछा जाए कि सोशल प्लानिंग किसे कहते हैं, तो आप एक शब्द वहाँ पे जोड़ दीजिए, केवल समाज। प्लानिंग आप जानते हैं कि किसी कार्य को करने से पहले जो हम लोग प्लानिंग करते हैं सुव्यवस्थित तरीके से, क्रमबद्ध तरीके से, वैज्ञानिक ढंग से, तो वो बेसिकली क्या कहलाता है? एक प्रकार से प्लानिंग कहलाती है। चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क का काम हो, चाहे वहाँ आप अगर स्पेशल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो स्पेशल एजुकेशन में भी प्लानिंग की जाती है। मैं आपको टोटली अगर बात करूँ आप लोगों से, तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी किसी क्रिया को या किसी एक्टिविटी को या किसी प्लान को जब आप शुरुआत करते हैं तो उससे पहले आप प्लानिंग बनाते हैं। और मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सोशल प्लानिंग के बारे में। तो आपको मैं बता दूँ कि किसी समाज अथवा उसके किसी भाग से जहाँ पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्मित कोई कार्यक्रम बनाया गया हो, और उस कार्यक्रम के विकास के परिप्रेक्ष्य में जो प्लानिंग का काम करते हैं, जो सिस्टम का काम करते हैं, जैसे मैं कहूँ मेथड्स लगाइए, टेक्निक लगाइए, मॉडल्स लगाइए, आप प्रिंसिपल्स लगाइए, थ्योरीज लगाइए, है ना, तो थेरेपीज़ लगाइए। ये आपकी क्या होती है? पहले की बात बता रहा हूँ मैं, प्लानिंग कहलाती है। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे बात करूँ, नियोजन इस बारे में निर्णय होता है ना। मतलब आपको बता दूँ टोटली कि नियोजन का एक ही परिप्रेक्ष्य होता है कि किसी कार्य को इम्प्रूव करना, और ये कार्य तब इम्प्रूव होगा जब आप उसको सही तरीके से या सही व्यवस्थित ढंग से उसे करोगे तब, है ना। तो मैं अगर आपसे बात करूँ पर्पस ऑफ सोशल प्लानिंग को लेकर, तो सामाजिक नियोजन का उद्देश्य होता है सामाजिक समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकना। जो समाज में जो प्रॉब्लम्स फैल रहे हैं, जो बार बार रिपीट हो रहे हैं प्रॉब्लम, उन प्रॉब्लम्स को हमें क्या करना है? रोकना है। और समाज के जो विभिन्न विभाग हैं, जो पार्ट हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, उसके मध्य में जाके आपको उनके संबंधों को साथ में कोऑर्डिनेशन की बात करना है। कोऑर्डिनेशन मतलब एक प्रकार से अडेप्टेशन की बात करनी है आपको, अनुकूलन जैसी प्रतिक्रिया को संचालित करना, वही आपकी सामाजिक नियोजन कहलाती है। आप सबके एग्ज़ाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ना, वो अप्लाइड पूछे जाते हैं प्रश्न। कभी भी आपको सोशल प्लानिंग से लेकर फैक्ट से नहीं प्रश्न पूछा जाएगा, वो आप लोगों से प्रश्न बनाएगा सामाजिक नियोजन के उद्देश्य से, सामाजिक नियोजन की संकल्पनाओं से, सामाजिक नियोजन के विशिष्ट क्षेत्र से, और सामाजिक नियोजन के जैसे रॉथमैन ने कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन में अपने मॉडल्स दिए थे, ठीक उसी प्रकार से सामाजिक नियोजन में रॉथमैन के द्वारा सामुदायिक संगठन के साथ साथ सामाजिक नियोजन के मॉडल पर भी चर्चा की गई थी, है ना। तो मैं भी इस पर चर्चा करूँगा। ये मैंने थोड़ा सा आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझाया, आप इसे ध्यान रखिएगा। तो देखिए ज़रा यहाँ पे लिखा क्या है कि सोशल प्लानिंग कॉन्सेप्ट मीनिंग लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे समझना है केवल बात को। अप्लाइड टाइप के जो प्रश्न बनेंगे कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनिए सभी लोग। नियोजन एक विवेकपूर्ण प्रक्रिया होती है। आप अच्छे से समझ रहे हैं विवेकपूर्ण किसे कहा जाता है? एक सुव्यवस्थित आप भी कह सकते हो, वैज्ञानिक ढंग भी कह सकते हो आप, या आप ये कह लीजिए कि समाज कार्य की एक प्रकार की पद्धति के अंतर्गत आने वाली जो एक्टिविटी है वो सामाजिक नियोजन है, जहाँ पे समाज कल्याण प्रशासन के अंतर्गत इसको देखा गया है सोशल प्लानिंग को लेकर। फिर कहता है कि जो समस्त मानव व्यवहारों में पाई जाती है, किसी भी संगठन में व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण कार्यों के लिए नियोजन जो होता अनिवार्य होता है, ये कंपलसरी भी है।
आप चाहे कोई एक्टिविटी ले लीजिए, चाहे किसी संगठन में अगर आप काम कर रहे हैं, किसी आप मान लीजिए हॉस्पिटल में अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। बिना प्लानिंग के कोई काम ही नहीं हो सकता है ना। तो ये प्लानिंग की बात कही जा रही है। साधारण रूप से अगर मैं बात करूं कि जो प्लानिंग है, जो नियोजन है, उसका मतलब है कि उचित ढंग से सोच विचार कर आगे बढ़ना। अर्थात मैं आपसे कहूं कि सावधानी पूर्वक यह तय कर लेना कि क्या किया जाना है, क्या करना है आपको, है ना। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो नियोजन समाज के अंतर्गत जो है सामाजिक संबंधों के प्रतिमान को जो है सुनिश्चित करता है और उसकी सामाजिक स्थिरता को क्या करता है, उत्पन्न करता है ना। तो समाज ओके, तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। समाज के अंतर्गत जब हम और भी आगे चर्चा करते हैं तो हमारे सामने देखने को मिलता है, वहाँ पे सामाजिक क्रियाविधि मिल सकती है, आर्थिक क्रियाविधि हमारे सामने देखने को मिल सकती है, सांस्कृतिक क्रियाविधि मिल सकती है, शैक्षिक क्रियाविधि हो सकती है, राजनीतिक हो सकता है, कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण जिसको संचार कहते हैं वो भी हो सकता है, परिवहन हो सकता है, इत्यादि सभी ऐसे पक्ष हैं जहाँ पे आप समाज के लेकर जब भी कोई एक्टिविटी का काम करेंगे तो वहाँ पर आप नियोजन की क्रियाविधि संचालित करेंगे। ठीक है, तो बस सिंपल सी बात है, इतने ही आप लोग ध्यान रखिएगा कि सामाजिक नियोजन कहते कैसी है और सामाजिक नियोजन का कार्य क्या होता है। सामाजिक नियोजन का कार्य हमारी संस्कृति को वर्तमान आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं सोशल प्लानिंग, है कि नहीं। समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, बोलिए। हाँ, सामाजिक नियोजन क्या है। सामाजिक नियोजन हमारी संस्कृति और सामाजिक संस्थाओं के मध्य व्यापक अंतर को दूर करता है। कहने का मतलब रीजंस को समाप्त करना, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समाज में असामाजिक तथ्य हैं, उसको दूर करने की बात करता है ये टोटली मिला जुला के। आगे अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक नियोजन का जो उद्देश्य बनता है, समाज के संरचना को इस प्रकार से परिवर्तित करना है ताकि तार्किक विवेकशील ढंग से निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। वो बेसिकली क्या कहलाता है, सोशल प्लानिंग कहलाता है। याद रखिएगा आप सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। सामाजिक नियोजन के देखिए यहाँ पे अर्थ बताने की कोशिश की जा रही है कि सामाजिक नियोजन दो शब्दों से मिलकर बना है। सामाजिक नियोजन, सामाजिक शब्द का जो तात्पर्य है वो समाज से संबंधित मामलों से। अब कितने लोग जानते हो समाज की परिभाषा, बताइए। समाज की परिभाषा बहुत ही सिंपल प्रश्न जी। समाज व्यक्तियों का वर्ग है जिसमें उनके अंदर संबंध पाए जाते हैं, व्यवहारिक ओके ओके, प्रभावित करते हैं। सामाजिक संबंधों का जाल है। अच्छा, बहुत कुछ जोड़ के बता दिया नेहा ने। ठीक है, बेंस वगैरह में लिखने में ये काम आएगा आपके लिए, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा सिंपल सा सवाल था कि समाज किसे कहते हैं। समाज एक से अधिक लोगों के वस्तुओं से मिलकर बने एक बृहद समूह को कहते हैं, है ना। बृहद समूह कहते हैं जिसमें सभी व्यक्ति मानवीय क्रियाकलाप करते हैं, वही बेसिकली समाज होता है। वही आपकी क्या होती है, सोसाइटी होता है, वही आपका सोशल होता है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से कहा। भाई किसी ने कहा समाज एक गत्यात्मक गतिविधि है, किसी ने कहा कि समाज जो है एक अनुसृत क्रियाएं हैं, किसी ने कहा व्यक्ति और समाज को जोड़ के बोल दिया कि ये समाज होता है ना। तो समाज के अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। तो बेसिकली मानवीय क्रियाकलाप के आचरण जैसे सामाजिक सुरक्षा और निर्वाहन इत्यादि जो भी क्रियाएं होती हैं वो शामिल की जाती हैं समाज में, है ना। तो समाज तो सामाजिक संबंधों से रिलेटेड है जो आपको भली भांति तरीके से परिचित है और आप लोग जानते हैं अच्छे से। वहीं अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं तो कहता है कि समाज में अनेक प्रकार के संबंध पाए जाते हैं, जैसे पारिवारिक संबंध, शैक्षिक संबंध, धार्मिक संबंध, राजनीतिक संबंध, शैक्षिक संबंध, औद्योगिक संबंध आदि। तो समाज में बहुत सारे ऐसे जो है समाज में अनेक प्रकार के संबंध पाए जाते हैं। पारिवारिक संबंध भी पाया जाता है, धार्मिक संबंध पाए। किसी को मालूम है पारिवारिक संबंध किसे कहते हैं? पारिवारिक संबंध किसे कहते हैं? जैसे माता पिता, पति पत्नी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहाँ इन्होंने बहुत सही जवाब दिया मुझे फैमिली के बारे में। साधारणतः पति पत्नी बच्चों के समूह को कहते हैं, किंतु दुनिया के अधिकांश भाग में सम्मिलित रहने वाले या रक्त संबंधी समूह हैं जिसमें विवाह और दत्तक प्रथा स्वीकृति व्यक्ति को भी सम्मिलित कर लेती है। तो वो बेसिकली पारिवारिक संबंध को रिप्रेजेंट करती है, पारिवारिक संबंध को रिप्रेजेंट करती है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये
चीज़ें हैं पारिवारिक संबंध के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो ये भी समाज में देखा जाता है। ठीक है, शैक्षिक संबंध किसे कहते हैं? शैक्षिक प्रक्रिया में विद्यार्थी विचार या जो भी फेलोज होते हैं, एक शिक्षण संस्था होती है, उसके जो संबंध होते हैं, उनसे कहना चाहिए शिक्षक और विद्यार्थी। ओके, चलो मैं बताऊँ। देखिए जैसे इन्होंने बताया कि रिलेशनशिप एजुकेशन को लेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी बन जाता है कभी कभी, हालांकि अप्लाइड नहीं पूछा जाएगा, मैं बशर्ते सोशल प्लानिंग बता रहा हूँ तो आप लोगों के यहाँ पे दो चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकि आप जो मेडिकल सोशल वर्क के स्टूडेंट हैं उन्हें भी समझ में ये बातें आ जाएँ अच्छे तरीके से, है ना। तो जो देखिए शैक्षिक संबंध अगर हम आप लोगों से बात करें तो ये बेसिकली एजुकेशनल रिलेशनशिप की बात करता है, और ये आप अच्छे से जानते हो कि शिक्षा जो संबंध है वो विवाह पूर्व परामर्श, विवाह पूर्व शिक्षा, संबंध संसाधन, है ना, संबंध रख रखाव, साक्ष्य आधारित विवाह, शिक्षा के प्रथा सिद्धांत को बढ़ावा, ये सभी एक कॉन्सेप्ट है शैक्षिक संबंधों की। और शैक्षिक समाजशास्त्र में साफ शब्दों में बताया भी गया है, एजुकेशन को रिलेट करते हुए बताया गया था कि इसमें बताया गया था एजुकेशन को लेकर कि जो शिक्षा है, शिक्षा में समाज के गुण और उसके तत्वों को सम्मिलित करके जिस शिक्षा का निर्माण होता है उसे हम शैक्षिक कहते हैं। तो समाजशास्त्र के हिसाब से बात कर रहा हूँ क्योंकि सोशल वर्क इस तरीके से चलता है। तो कहा गया कि शैक्षिक समाजशास्त्र में कि उन सभी सिद्धांतों को अपनाया जाता है जो शिक्षा के सिद्धांत में अपनाया जाता है। तो बेसिकली शैक्षिक संबंध यहाँ पे इसको इस तरीके से सामाजिक नियोजन में भी इसको जो है यूज़ किया गया, सामाजिक नियोजन में भी इसको यूज किया गया। तो शैक्षिक समाजशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है और समाज शास्त्र का एक शाखा भी है, एक ब्रांच है। शैक्षिक समाजशास्त्र जो होता है वो थ्योरिकल और आपका जो है एम्पिरिकल होता है। थ्योरिकल आप समझ रहे होंगे, बेसिकली थ्योरिकल को बोला जाता है सैद्धांतिक, और एम्पिरिकल की बात की जाती है तो वस्तुनिष्ठता की बात करता है। और शैक्षिक संबंध में अगर मैं आप लोगों से और चर्चा करूं तो इसमें आपसे ये भी बताता है कि सकारात्मकता का दर्शन को ये प्रभावित करता है शैक्षिक संबंध, है ना। तो आप ये भी चीज़ याद रखिएगा यहाँ पे कि शैक्षिक समाजशास्त्र में औपचारिक और अनौपचारिक शैक्षिक परिस्थितियों में सामाजिक प्रक्रियाएं, जो सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, जो सामाजिक प्रतिमान है, वो समाजशास्त्र समस्याओं के वैज्ञानिक अध्ययन बेसिकली, है ना। तो इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे हमारे सामने एक शब्द और आता है धार्मिक संबंध। कोई बताना चाहेगा मुझे धार्मिक संबंध किसे कहते हैं? एक ही धर्म के लोगों के बीच में करना होगा। हाँ, बेसिकली यहाँ पे आपने एक चीज़ बता दूँ मैं आपको, यहाँ पे धर्म को रिप्रेजेंट कर दिया गया। यूनिट नंबर 2 में अगर मैं बात करूँ आप लोगों को तो रिलीजन्स बताया गया है, रिलीजन्स के बारे में। देखिए मैं आपको यूनिट नंबर 1 में भी चल रहा हूँ, यूनिट नंबर 2 में भी चल रहा हूँ इसी टॉपिक को लेकर, है ना। ऐसा नहीं कि यूनिट नंबर 1, 2 नहीं है, केवल एक एक पॉइंट को समझिए बस। पॉइंट किसको पारिवारिक संबंध कहते हैं, किसको शैक्षिक संबंध कहते हैं, क्या चीज़ है, इसको समझिए बस। यहाँ से आपको कोई फैक्ट नहीं आने वाला, अप्लाइड आने वाला, ताकि आपका माइंड वहाँ पे जाके अचेतन या अर्धचेतन जो मन है वहाँ पे आपका काम करना शुरू कर दे, है ना। एग्जाम में आप केवल सुनिए अच्छे से इसको, बाकी अभी जो इंपॉर्टेंट होगा मैं आगे बताने वाला हूँ आप लोगों से। देखिए जो रिलीजन्स है, जो धार्मिक संबंध है, रिलीजन्स शब्द की उत्पत्ति लैटिन के 2 शब्दों से हुआ है। आप जानते हैं एक री है, एक लीगर है, एक री है और एक जो है लीगर है। इसका अर्थ जो होता है वो होता है टू ब्लाइंड बैक। बात को समझिएगा, री एंड रीगर का जो अर्थ निकाला गया था वो निकाला गया था टू ब्लाइंड बैक। टू ब्लाइंड बैक का मतलब ये था कि संबंध स्थापित करना, इसका मतलब था संबंध स्थापित करना। यानी आप ये कह लीजिए कि धर्म वह है जो संबंध स्थापित करता है। धर्म शब्द की जो उत्पत्ति है वो संस्कृत भाषा के धृत शब्द से मानी गई थी। धृत एक प्रकार से जो है धातु है ना। धातु, आप संस्कृत नहीं पढ़ा रहा हूँ वरना मैं आपको बताता धातु शब्द क्या होते हैं, है ना। तो बेसिकली आप ये समझिए कि धृत जो है एक धातु शब्द है, इससे बनाया गया था, जिसका अर्थ होता है धारण करना। धृत का मतलब होता है धारण करना। तो आप ये समझ लीजिए कि सभी जीवों के प्रति मन में दया धारण, सभी जीवों के प्रति मन में दया धारण करने को ही धर्म का कहा गया। वही धार्मिक संबंध को रिप्रेजेंट किया गया।
हिंदू धर्म ग्रंथ में जो है तमस और राजस गुणों के स्थान पर सात्विक गुणों के धारण करने को धर्म माना गया था, है ना। तो बताया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि भाई धर्म का संबंध जो है समाज को रिप्रेजेंट करता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक शब्द और हमारे सामने देखने को मिल रहा है, उसको आप लोग मुझे बताइए जरा, राजनीतिक संबंध किसे कहते हैं? आप लोग बोल नहीं रहे हो। सर वही ना, राजनीति से संबंधित लोगों के बीच में जो संबंध पाया जाएगा वह पॉलिटिकल्स रिलेशन, हाँ। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। देखिए मैडम, सुनिए नेहा, राजनीतिक संबंध बेसिकली जिसमें अधिकार या शक्ति प्राप्त करने की साजिश शामिल है वो राजनीतिक संबंध है। बस इतनी बातें आप लोग उसको ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द ये भी है। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा कि पारिवारिक संबंध, धार्मिक संबंध, राजनीतिक संबंध, शैक्षिक संबंध और औद्योगिक संबंध, है ना, ये सारी चीज़ें जो है पाई जाती हैं समाज में, है कि नहीं। औद्योगिक संबंध किसे कहते हैं? इंडस्ट्रियल रिलेशंस। हाँ सर, वही कॉर्पोरेट सेक्टर में जो रिलेशन पाए जाएंगे कार्मिक और नियोजक के बीच में वही सब ओके, देखिए औद्योगिक संबंध मैम एक मल्टी सब्जेक्ट है। मैंने कहने का मतलब ये है कि एक बहुविषयक कार्य का क्षेत्र है जो रोजगार संबंध का अध्ययन करता है। औद्योगिक संबंध को ना तेजी से रोजगार संबंध कहा जाने लगा, और ऐसा गैर औद्योगिक संबंध जो है गैर औद्योगिक रोजगार संबंधों के महत्व के कारण इसको देखा गया, उसके इम्पोर्टेंस की बात की गई। तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि औद्योगिक संगठन जो होता है वो संगठनात्मक सेटिंग के भीतर कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का संबंध है, जहाँ संबंधों का क्षेत्र मैनेजमेंट और श्रमिकों और संघ के प्रतिनिधित्व वाले श्रमिकों के विशेष समूहों के बीच का जो संबंध है उसको देखा गया है। तो उसको कहा जाता है इंडस्ट्रियल रिलेशंस बोला जाता है, या औद्योगिक संबंध कहा जाता है। बस इतनी बातें आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। आप सबको एक मैं इम्पोर्टेंट चीज़ बता देना चाहता हूँ, जो हो सकता है आप लोगों से पूछा भी जा सके कि अप्रोचेस कौन कौन से होते हैं औद्योगिक संबंध में। यूजीसी का फेमस क्वेश्चन बन सकता है ये, और है भी ये उसका यूजीसी का। तो आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे एक कॉपी पर लिखिएगा औद्योगिक अप्रोच उपागम, औद्योगिक उपागम नंबर 1 पॉइंट पे डालिएगा आप लोग प्रणाली उपागम। प्रणाली उपागम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक संबंध का दृष्टिकोण या औद्योगिक संबंध का उपागम नहीं है। तो अगर आपको पता रहेगा कि ये है तभी आप लगा पाओगे कि ये नहीं भी है ना। तो प्रणाली इस दृष्टिकोण को क्या बोला जाता है? सिस्टम अप्रोच बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? सिस्टम अप्रोच बोला जाता है। नंबर 2 लिखिए आप लोग, नंबर 2 को बोला जाता है एक्सपोर्ट अप्रोच, एक्सपोर्ट अप्रोच, है ना। तो इसकी इंग्लिश भी वही है, ऑक्सफोर्ड ही आता है ना, याद रखिएगा ऑक्सफोर्ड ही आता है अप्रोच। और नंबर 3 पर आप लिखिएगा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण या मनोवैज्ञानिक उपागम। दृष्टिकोण को उपागम कहा जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अभिगम को भी उपागम कहा जाता है ना, ये याद रखिएगा आप सभी लोग। इंग्लिश देख लिया करें आप लोग, आपको समझ में आसानी से आ जाएगा, है ना। दृष्टिकोण को भी अप्रोच ही बोला जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू आप अपने नज़रिए से देखकर बोलते हैं कि दृष्टिकोण, है ना। तो अगर हम बात करें मनोवैज्ञानिक का मतलब साइकोलॉजिकल अप्रोच बोला जाता है। मनोवैज्ञानिक को एक प्रकार से आप साइकोलॉजिकल अप्रोच का नाम भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नंबर 4 पर, नंबर 4 पे हमारा आता है समाज शास्त्रीय। समाज शास्त्री तो आप अच्छे से मालूम होगा, इसको बेसिकली बोला जाता है सोशियोलॉजिकल अप्रोच बोला जाता है। सोशियोलॉजिकल अप्रोच बोला जाता है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच बोला जाता है। ये सारे के सारे जो हैं औद्योगिक संबंधों का दृष्टिकोण है, औद्योगिक संबंधों का एक उपागम है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और एक आप 5वें नंबर पर लिखिए आप सभी लोग, मानवीय संबंध दृष्टिकोण, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच बोला जाता है। ह्यूमन जो है रिलेशन अप्रोच बोला जाता है। इस चीज़ को अभी आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट पे लिख लीजिए लास्ट वाली पॉइंट पे, जो है थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव कह लीजिए, पर्सपेक्टिव अप्रोच, और ये सारे एक ही शब्द हैं, है ना। पर्सपेक्टिव भी आप कह सकते हो या अप्रोच भी आप इसे कह सकते हो। सैद्धांतिक दृष्टिकोण,
सैद्धांतिक दृष्टिकोण। तो 6 पॉइंट मैंने लिखवा दिया है, क्या आप लोगों ने लिख लिया है? एक बार यस बोल दीजिए। हाँ सर, मैंने चलिए, कौन जिससे मैं पूछूंगा वही बताएगा और कोई बच्चा नहीं बोलेगा। मैं एक शब्द पूछने वाला हूँ, कोई नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगा वही बोलेगा, ठीक है भाई? अदिति जी मुझे जरा बताइए, आप जो है औद्योगिक विवाद अधिनियम कब आया था? अदिति शुक्ला, जी सर। कब आया था? सर 1883। नहीं, चलिए एक मिनट अभी जो है मैं एक मिनट अभी रुकिए, मुझे नाम दिखाई नहीं दे रहा। अनन्या जरा बताइए आप, औद्योगिक विवाद अधिनियम कब आया अनन्या? सर नहीं याद आ रहा है सर, 84 का। ओके, माधुरी आप बताइए जरा। माधुरी, औद्योगिक विवाद अधिनियम कब आया था? नहीं पता? एक मिनट रुक जाइए। संगीता नहीं, संगीता रुक जाओ, तुम्हें नहीं बोलना है। रतिका मैम बताइए। 1943। चलो बस, चलो नेहा बताओ तुम। 47 है सर। हाँ, 1947। देखिए अभी आप लोग, मुझे लगता है कि आप सभी लोग जो ना कथा सुनने आते हो, प्लीज़ आप लोग ऐसा ना करें। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रश्न आए हैं और मैंने प्रश्नों में आप लोगों से बताया है, ठीक है? माधुरी जी, अनन्या जी, अदिति, अब थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है आप लोगों की भाई, है ना? औद्योगिक विवाद एक अधिनियम था, औद्योगिक, है ना? वह अधिनियम आप सबको अच्छे से पता होना चाहिए, आप सभी लोगों को, कि औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में आया है। औद्योगिक विवाद अधिनियम जो है 1947 में आया है, याद रखिएगा आप सभी लोग, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। आप में से कौन बताएगा भाई, कारखाना को कौन धारा के अकॉर्डिंग जो परिभाषित किया गया था, कौन सी धारा था? सर शायद 2M है। 2M, वेरी गुड, बहुत अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना है। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में आया था और उस समय ये इसके तहत ये कहा गया कि सरकार के, केंद्रीय सरकार के विभाग उपक्रम में खान तेल छावनी और बोर्ड, बैंकिंग, बीमा कंपनी इत्यादि चीज़ों के बारे में जो है इस पे चर्चा करता था और विभिन्न प्रकार का जो है जो विवाद वगैरह होता था उसको समाप्त करने के लिए भी इसने कुछ निपटारा करने के लिए भी कुछ तरीके बताए थे। अधिनिर्णय का नाम आया था, सामूहिक सौदेबाजी का नाम आया था, ठीक है? मध्य जो है एक प्रकार से मेडिटर का नाम आता है, ठीक है? तो ये कुछ ये हर बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ प्रश्न होता है, हर बार पूछा जाता प्रश्न यूजीसी में, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए सामाजिक नियोजन की परिभाषा क्या बोली गई है, सुनिए। सामाजिक नियोजन के अंतर्गत व्यक्तिक और सामूहिक विकास एवं जीवन यापन के लिए गारंटी युक्त न्यूनतम संसाधनों के क्रियान्वयन और अपने सदस्यों के लिए अपनी अभिलाषाओं और उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु समाज के प्रयास को समाहित करता वो सामाजिक नियोजन होता है। आप लोगों से एग्जाम में नहीं प्रश्न पूछा जाएगा, याद ये भी रखिएगा आप लोग से कि सामाजिक नियोजन की परिभाषा कौन सी है। हाँ, ये जरूर पूछा जा सकता है सामाजिक नियोजन होता क्या है, सामाजिक नियोजन कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना जरूरी है, ठीक है? अगर आप चाहो तो याद भी रख सकते हो कि सामाजिक नियोजन किसी समाज अथवा इसके किसी भाग हेतु पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्मित कार्यक्रम का विकास ही सामाजिक नियोजन कहलाता है। बस हो गया सामाजिक नियोजन की परिभाषा भी, क्लियर हो गया। इसमें और कुछ है नहीं सामाजिक नियोजन के अंतर्गत, और भी चीज़ें अगर मैं पढ़ूँ तो ये परिभाषा आपका यहाँ पे क्लियर हो गई। सामाजिक नियोजन का उद्देश्य की बात करें, मैंने अभी आप लोगों से थोड़ा सा चर्चा भी किया था, सॉरी। अब देखिए ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ से एग्जाम में 2022 में एक प्रश्न आपको मिल सकता है 2 नंबर का, है ना? ध्यान रखिएगा, आपको बता देता हूँ मैं। ये उद्देश्य है, पर्पस है, कहता है कि सामाजिक नियोजन का उद्देश्य सामाजिक समस्याओं की पुनरावृत्ति को रोकना और समाज के विभागों के मध्य संबंधों को समन्वित अनुकूल उत्पन्न करने की बात करता है। वो बेसिकली सामाजिक नियोजन का पर्पस होता है। और सामाजिक नियोजन का पर्पस क्या हो सकता है, उसका उद्देश्य क्या हो सकता है? सामाजिक नियोजन का उद्देश्य यह है कि कार्य मानव जीवन को श्रेष्ठतम और समृद्ध बनाने के संसाधनों की व्यवस्था करना, ये उसका सामाजिक नियोजन का उद्देश्य है। और सामाजिक नियोजन का उद्देश्य क्या बन सकता है? सामाजिक नियोजन का जो उद्देश्य है वह है कार्य मानव जीवन की
देखिए यहाँ पे मैंने बता दिया, कार्य मानव जीवन की श्रेष्ठतम और समृद्धि को बनाना। और कहता है कि हमारी संस्कृति को वर्तमान आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करना। अनुकूलित का मतलब होता है अडेप्टेशन करने की बात करता है, एक प्रकार से उसके समाज की मुख्य धारा से जोड़ने की बात करता है। वो क्या बन जाता है? सामाजिक नियोजन बन जाता है। याद रखिएगा, ये उद्देश्य हैं और ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये भी कूट के रूप में आएंगे प्रश्न। अगर आपको अच्छा यही शब्द नहीं आएंगे, शब्द कुछ और होगा, केवल आपको समझना यहाँ पे है बस। संस्कृति की वर्तमान जो आवश्यकताएं होंगी उसको ध्यान में रखते हुए व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना। और व्यक्ति को जब मुख्य धारा से जोड़ा जाता है तो व्यक्ति अनुकूलित हो जाता है। ये शब्द अनुकूलित आएगा। मैंने मुख्य धारा बोला है तो मुख्य धारा मुश्किल है आना, अनुकूलित श्योर है कि आना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। बात अगर हम करते हैं यहाँ पे, सामाजिक नियोजन का उद्देश्य होता है हमारी संस्कृति, है ना, सामाजिक संस्थानों के मध्य व्यापक अंतर को दूर करना। ये बेसिकली आप जानते ही है कि अगर हम बात करें जैसे समाज में जो संस्कृति है, जो सामाजिक संस्थाओं के अंतर्गत जो भी एक्टिविटी हो रही है और उसके अंतर्गत जो भी असामाजिक तत्व हैं जो फैले हुए हैं, उसको दूर करने का काम भी सामाजिक नियोजन के ही अंतर्गत आता है। सामाजिक नियोजन जो है जीवन की परिवर्तित परिस्थितियों के साथ संस्थानों के अनुकूल द्वारा हमारी सामाजिक संस्थाओं को हमारी भौतिक संस्कृति में पृथक करने वाली एक विभाजन रेखा को समाप्त करती है। बात को समझिएगा अच्छे से। बेसिकली सोशल प्लानिंग क्या होता है कि जीवन की परिवर्तित जो परिस्थितियां होती हैं उनके साथ संस्थानों के अनुकूल करना और हमारी सामाजिक संस्थाओं को हमारी भौतिक संस्कृति से उसको अलग कर देती है, एक प्रकार से उसको पृथक कर देती है। और पृथक करने वाली एक प्रकार की जो विभाजन रेखा होती है वो समाप्त कर देती है। वो बेसिकली सोशल प्लानिंग का एक पार्ट बनता है, सोशल प्लानिंग का एक पार्ट बनता है, एक प्रकार से पर्पस बनता है। और देखिए, समाज की संरचना में इस प्रकार परिवर्तित करना ताकि तार्किक और विवेकशील ढंग से उसे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके, ये तो आप जानते हैं। फिर व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक अवसर प्रोवाइड किया जाना और अधिक समृद्ध जीवन को व्यतीत कर सके, वो ये एक होता है। एक नेक्स्ट होता है कि भाई समाज और अधिक कल्याणकारी बनाना, मतलब उसका उद्देश्य क्या है? जन समूह का कल्याण करना है, लोगों को मार्गदर्शन देना है। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत भी कम्युनिटी में भी जाकर उनको समाज की मुख्य धारा से उनको जोड़ना है कि नहीं, उनका कल्याण करना है कि जो भी क्रियाविधि होगी उस सामाजिक नियोजन के अंतर्गत ये एक्टिविटी शामिल हो जाएगी। जैसे कि मैं कोविड-19 की बात कर लेता हूँ, तो कोविड-19 अभी आप लोगों ने देखा है 2020 में, है ना, 19-20 के दौर पर, तो उस समय में क्या हुआ था? प्लानिंग करना, बिना प्लानिंग का काम थोड़ी हो रहा था। तो उस समुदाय के लोगों के या उस समूह के लोगों को अगर समाज की मुख्य धारा से जोड़ा गया, उसको कोविड को दूर किया जाए, हटाया गया, तो प्लानिंग थी एक प्रकार की। बिना प्लानिंग कोई काम नहीं हुआ है उसमें भी। समाज के संबंध जो है भौतिक और मानवीय शक्तियों का अधिकतम प्रयोग करने की क्षमता को वृद्धि करना और सामाजिक नियोजन का ये मुख्य उद्देश्य माना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये, पॉइंट नंबर 9। आप इसको चाहो तो नोट कर सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग, कि भौतिक और मानवीय शक्तियों का अधिकतम प्रयोग करने की क्षमता में वृद्धि करना भी सामाजिक नियोजन का एक प्रकार का क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सामाजिक नियोजन का एक अन्य उद्देश्य यह है कि समाज को निश्चित दिशा की ओर ले जाना और मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करना। ये तो आप वैसे भी लगा लेंगे। मूल्य और मनोवृत्तियों और विश्वासों में परिवर्तन लाना है ताकि लोग समय अनुकूलन समाज में परिवर्तित लक्ष्यों को सामंजस्य बना सके, तालमेल बैठा सके, लोगों के साथ जो है एक प्रकार से उनकी जो समस्याएं हैं, जो घनिष्ठ संबंध है, उनको समझ सके और उनकी समस्याओं को वो दूर भी कर सके। ठीक है, तो एक प्रकार से मूल्य मनोवृत्तियों और विश्वासों में परिवर्तित करना ताकि उसे समय अनुकूल समाज में परिवर्तित लक्ष्यों को सामंजस्य रख सके और उसको बनाए रखे या बना सके। आगे भी बात करते हैं तो यहाँ पे युद्ध, क्रांति, बिना संकट के वांछनीय परिवर्तन लाना, है ना, और परिवर्तन विविध प्रकार की सांस्कृतिक मान्यताओं जैसे सांस्कृतिक एकता, परिवार नियोजन, शिक्षा की समुचित व्यवस्था, व्यवसायों की बहुलता, समान और अधिकाधिक अवसर प्रदान करना, तकनीकी का विकास करना, ये सारी चीज़ें बेसिकली सामाजिक नियोजन का एक प्रकार का उद्देश्य बन जाएगा। बस इतनी बातें आप लोग जो है ध्यान रखिएगा। सामाजिक नियोजन का क्षेत्र की बात कर लीजिए। आप देखिए, सामाजिक आर्थिक सामाजिक न्याय की स्थापना में सहयोग देना इसका क्षेत्र एक यहाँ पर काम करेगा। विचारों का स्पष्टीकरण करेगा। धर्म और अनुयायियों की स्वतंत्रता में स्थितियों एवं अवसरों को समानता स्थापित करने की बात करेगा। भ्रातृत्व भावना का अनुरक्षण करने के लिए व्यक्ति प्रत्येक का जो है व्यक्तित्व परिलक्षित हो जाएगा। अनुयायी, धर्म और अनुयायी, अनुयायी का नाम नहीं सुना आपने? एक प्रकार से जैसे नहीं चलाने वाले होते हैं लोग, जैसे
राम रहीम, ये सब क्या वो है? धर्म का जो प्रचार प्रसार करते हैं वो बस होना बस है। बस वही 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 ठीक है, ठीक है, वही होता है, ठीक है, समझ गए? ओके सर। हाँ, अनुयायी, क्लियर है? एक प्रकार से आप नहीं कहते हो हाँ शिष्य, शिष्य, अनुचर, चेला, सबसे बढ़िया शब्द, आप समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखो, आगे अगर हम बात करते हैं तो प्रत्येक, जिसमें प्रत्येक का व्यक्तित्व परिलक्षित हो। अच्छा, बालक बालिकाओं को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मैनेजमेंट करना, और अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्गों के आर्थिक और शैक्षिक विकास करना, ये बेसिकली उसका एक प्रकार के सामाजिक नियोजन का क्षेत्र के अंतर्गत इसको शामिल किया जा सकता है। हालांकि बहुत सारे क्षेत्र हैं इसके, थोड़े मोड़े क्षेत्र तो नहीं है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, पोषण स्तर पर जन स्वास्थ्य और जीवन स्तर को सुधारना, एक प्रकार क्या आ जाता है, हो जाएगा ये क्षेत्र है। लोक कल्याण हेतु सामाजिक संरचना के क्षेत्र में व्यापक विकास करना, ये भी क्षेत्र हो जाएगा। आर्थिक असमानता में सामंजस्य की स्थापना करना, ठीक है, ये भी हो जाएगा। पद, अवसर, सुविधा आदि की असमानताओं में सामंजस्य को स्थापित करना, आर्थिक संसाधनों के समुचित उपयोग में सहयोग देना, बेकारी दूर करने के प्रयत्न में भी निरंतर सहयोग देना, और उत्पादकता में व्यापक स्तर को भी सुधार लाना, ये बेसिकली क्या कहलाता है, सोशल प्लानिंग का एक क्षेत्र है, या एक आप ये कह लीजिए कि एरिया ऑफ सोशल प्लानिंग, ठीक है, सामाजिक नियोजन का क्षेत्र। ये भी आप नीचे देख सकते हैं, ठीक है। अब सामाजिक नियोजन के कुछ टाइप बताए गए, हालांकि कौन कौन से टाइप उसके होते हैं नियोजन के, तो एग्ज़ाम में हो सकता है आप लोगों से टाइप को लेकर भी प्रश्न देखने को मिल जाए, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं, यहाँ पे पहला पॉइंट आपके सामने ये आता है, दीर्घकालिक नियोजन होता है। दीर्घकालिक नियोजन का मतलब क्या होता है, लंबे समय के। जैसे अच्छा देखिए, मैं आपको बता दूं एक बात, आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि गोल होता है, जब गोल आप चुनते हैं तो वो दो टाइप के गोल होते हैं। एक होता है दीर्घकालिक के रूप में, एक होता है लघुकाल के रूप में। लघुकाल का मतलब होता है छोटे समय के लिए होता है, और दीर्घकाल का मतलब होता है बड़े समय के लिए होता है। कहने का मतलब, अगर मैं आपसे एक बात करूं, अब यहाँ पे समझिएगा, अप्लाइड टाइप के प्रश्न भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं। लाइक क्या होता है कि अगर आप किसी व्यक्ति के साथ या समुदाय के साथ या किसी समूह के साथ आप काम कर रहे होते हैं, और वो आपने गोल 6 महीने के लिए लिया है, और उसके साथ उसमें कोई जो है प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर आ रही है, और आपने जो है CBT का प्रयोग कर रहे हैं, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी आप उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, और कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी ने आपने लिया 6 महीने के लिए, और इससे इम्प्रूव नहीं हुआ, 6 महीने आपके समाप्त हो गए। 6 महीने का जो गोल है ये लघु काल का है, और ये लघु काल का है, और ये 6 महीने समाप्त हो गया, CBT उतना लाभदायक नहीं हुआ, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इस गोल को समाप्त कर देंगे, या दूसरा गोल ले लेंगे, या तो फिर दोबारा से आप इसी गोल को क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। जब इस गोल को आप आगे बढ़ा देंगे तो ये गोल कन्वर्ट हो जाता है लॉन्ग टर्म में, जिसको आप नाम देते हैं दीर्घकालीन के रूप में, है ना, क्योंकि आप उसमें जो है किसी और प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर होने की वजह से उस CBT को सही तरीके से वो बच्चा जो है फॉलो नहीं कर पाया, और 80% वो सफल हो गया, 20% वो जो है सफल नहीं हो पाया, जिसके अंतर्गत उसके जो है समस्याएं देखने को मिली हमें। तो हमने क्या किया, गोल को बढ़ा दिया, और जैसे हमने गोल को बढ़ाते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है हमारा कहाँ पे, दीर्घकालिक के रूप में। तो ये अप्लाइड टाइप के थी, जो प्रश्न बेसिकली हम जब समाज में करते हैं काम ना, उसके आधार पर मैंने आप लोगों को बताया है। जब आप समाज में काम करोगे तो प्रैक्टिकल के आधार पर बताया है। तो जो नियोजन एक लंबी अवधि के लिए किया जाता है, जहाँ उसे दीर्घकालिक नियोजन कहते हैं, और दीर्घकालिक नियोजन जो होता है दीर्घकालिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे कि पूंजीगत संपत्तियों की व्यवस्था करना हो गया, कुशल कार्मिकों की व्यवस्था करना हो गया, नवीन पूंजीगत योजनाओं को क्रियान्वित करना हो गया, है ना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बनाए रखने की बात हो जाएगी। तो ये भी एक प्रकार का दीर्घकालिक नियोजन के अंतर्गत जो है एग्जाम्पल दिया जाने की कोशिश की जा रही है कि ये पार्ट हो सकता है ना। ठीक उसी प्रकार से लघु की बात करें तो लघु में आपका, या अल्प बात कर लो, इसमें आपका दैनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, तिमाही, छमाही, और यहाँ तक कि वार्षिक भी हो सकता है। बात वार्षिक की है कि टॉपिक क्या है आपका, प्लान क्या है आपका, उसके आधार पर होगा, है ना। तो मैं आशा करता हूँ कि दोनों समझ में आ गए होंगे टाइप ऑफ प्लानिंग के जो प्रकार हैं। हाँ बोलिए। जो दीर्घकालीन है वो SDG आ सकता है ना दीर्घकालीन में? गुड, हाँ आ सकता है, श्योर। सर ये दीर्घकालिक वाले पर बता दीजिए। दीर्घकालिक में जैसे मैम हमने क्या लिया, देखो हमारा जो सस्टेनेबल गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है SDG।
ISDG आप सबको मालूम है 2017 से लेकर 2030 तक का है। ये आपका लंबे समय तक चलेगा, ये दीर्घकाल है। जैसे सर आपने बताया कि ये जो शॉर्ट टर्म वाला जो होता है वो असफल बात होती है, जो हम एक बार बढ़ा देंगे वो दीर्घकालीन हो जाएगा। दीर्घकाल में, हाँ और जैसे एक बार जो हम वैसे फिक्स भी तो होता है ना सर कि देखिए मैं आपको देखो दीर्घकाल नाम दिया जाता है, सुनिए मेरी बात। जैसे आपने मान लीजिए एम्स हॉस्पिटल में आपकी जॉइनिंग लग गई, दिल्ली के एम्स में आप जॉब कर रहे हैं और आपके पास एक सेवार्थी है, वो आपसे जो है आता है, एक प्रकार काउंसलिंग लेने आता है और आप उसकी काउंसलिंग भी करते हैं और उसे थेरेपी भी देते हैं, है ना। थेरेपी देने का मतलब यही है कि अगर मान लो उसको पैर से दिक्कत है, आप फिजियोथेरेपी दे रहे होंगे। अगर दिक्कत उसे स्पीच में दिक्कत है, बोलने में दिक्कत है, आप उसे स्पीच थेरेपी प्रोवाइड करा रहे हैं। यदि उसे जो है सही तरीके से समाज में चल नहीं पा रहा है तो उसको आप सही तरीके से समाज में जो है बोल नहीं पाता है, अवांछनीय व्यवहार या असामाजिक तथ्यों को बार बार रिपीट करता है ना, ड्रग्स वगैरह लेता है, मादक द्रव्यों का पदार्थों का जो है यूज़ करता है, उपयोग करता है, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, आप उसके लिए वहाँ पे थेरेपी बिहेवियर मॉडिफिकेशन देते हैं। और वो बच्चा 3 महीने में नहीं सीख पाया, नहीं बदल पाया, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपने गोल को वहीं पे छोड़ दिया, क्योंकि गोल आप बता के चलोगे। ये क्लाइंट को बताना पड़ेगा आपको कि मैं ये गोल 3 महीने के लिए लिया हूँ, 3 महीने बाद ये गोल सब। जैसे भी किसी अगर मान लीजिए कोई जैसे टाइफाइड वगैरह होता है, टाइफाइड एक ऐसी ज्वर है, तीव्र ज्वर है जिसके कोर्स चलते हैं दवाइयों के, तो डॉक्टर भी बताते हैं कि भाई 10 दिन 15 दिन इसकी कंटिन्यू आपकी दवा लेनी होगी। ठीक उसी प्रकार से मेडिकल सोशल वर्कर भी बताता है भाई कि हमें जो इस पर काम करना है, इस गोल पे, वो 3 महीने काम करना है कि 2 महीने काम करना है कि 20 दिन काम करना है, कितने दिन काम, यह आपको बताना पड़ेगा पहले। और हाँ, उस दौरान में 3 महीने बीत गए और काम नहीं कर पाया तो 3 महीने तो और बढ़ गया। अब जब आप रिपोर्ट बनाओगे, मैं पहुँचा वहाँ पे देखने, तो आप ये तो मेंशन करोगे कि आप मेंशन करोगे 3 माह ब्रैकेट में दीर्घ माह भी डालोगे। इससे हमें ये पता चलेगा कि कन्वर्ट हुआ है दीर्घ माह, यानी आपने दीर्घ नियोजन किया है, उसका दीर्घकालीन नियोजन का रिप्रेजेंट किया है। या आप प्लानिंग रिपोर्ट में लिखोगे, भाई आज हो कल नहीं रहोगे, वहाँ पे मैं चला जाऊँगा, तो मुझे भी तो रिपोर्ट पढ़नी चाहिए उस बच्चे की, उस सेवार्थी की, तभी पता चलेगा मुझे कि आपने प्लानिंग किस तरीके से, कैसा हाफ लिया था, हाफ ईयरली लिया था, है ना, कि ईयरली लिया था, कैसे लिया था आपने, तभी पता चलेगा मुझे ना। यही होता है मैम। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे देख लीजिए, दैनिक है, साप्ताहिक है, पाक्षिक है। और जब पाक्षिक किसे बोलेंगे भाई, देखिए ये भी शब्द आप लोग नए नए शब्द सुन रहे हैं, बोलिए जरा। पाक्षिक एक निश्चित पक्ष के लिए 1 महीने के लिए 15 अर्थात 15 दिन। 15 दिन। अच्छा, कितने लोग जानते हो माघ फागुन, ये कितने कितने दिन चलता है? माघ फागुन चैत ये तो सब 1 महीने चलते चैत। हैं ना। ये तो मैंने अब सुनिए ना मेरी बात, पक्ष जो होते हैं ना, शुक्ल पक्ष, इसमें कृष्ण पक्ष, 15 इसमें दिन अरे सुन तो लो, इसी में आते हैं आपके पक्ष। इसमें जैसे 15 तारीख के बाद 15 दिन आपका 15 अगस्त के अंतर्गत एक पक्ष इसमें रहेगा। क्यों? शुक्ला महोदय, शुक्ला जी को पता होगा। और 15 दिन आपको जो है अगर अगस्त में होगा, है ना, और तो 15 दिन जो है आपका सितंबर में होगा, एक पक्ष यहाँ पे होगा। पूर्णिमा तक का रहता है भाई वही पाक्षिक होता है, वही पाक्षिक होता है। चलो तो देख लीजिए आप लोग, दैनिक हो गया, साप्ताहिक हो गया, पाक्षिक हो गया, तिमाही हो गया, छमाही हो गया, वार्षिक हो गया। ये बहुत कम लोगों को पता होता है क्योंकि किताब में बहुत कम देखने को मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब आप मेडिकल सोशल वर्क में बोलेंगे किसी इंटरव्यूअर के भी सामने ना, हम पाक्षिक के रूप में काम किए हैं, हमने इस तरीके से गोल लिया था, तो शायद उनके लिए भी एक प्रकार से ऐसे शब्द जो है कंफ्यूज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ थे वो सब। चलिए आगे बढ़िए। भौतिक नियोजन होता है। देखिए, नियोजन किसी उद्देश्य की भौतिक संसाधनों की से संबंधित होता है और इसमें जो है उपक्रम के लिए भवन और उपकरण आदि की व्यवस्था करना एक प्रकार का जो है भौतिक नियोजन का पद। देखो यहाँ पे जो नियोजन के टाइप में बताए गए वो शामिल किया गया कि एक आपका भौतिक नियोजन होगा, और भौतिक नियोजन में वहाँ पे गोल वगैरह की बात नहीं की गई। वहाँ पर आपसे ये बात की गई कि रिसोर्सेज कौन कौन से, जैसे कहने का मतलब जिसकी जैसी आवश्यकता होगी उसी आवश्यकता के आधार पे उसको जो है संसाधन होना ज़रूरी है। तो सोशल वर्क में ना
चाहे वो मेडिकल सोशल वर्क की बात मैं कर लूँ, चाहे यूपीएससी की बात कर लूँ, या आप एमपीपीएससी या आरपीएससी की बात कर लूँ, उन सभी में आपको ना बता दूं, संसाधन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और हर बार संसाधन से प्रश्न पूछा जाता है, क्योंकि अगर संसाधन ही नहीं होगा तो फिर इसका अस्तित्व ही नहीं है सोशल वर्क का। और सोशल वर्क की बात ही छोड़ो, किसी एग्ज़ाम का ही अस्तित्व नहीं है बिना संसाधन का। संसाधन होना ज़रूरी है, रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है। तो संसाधन से संबंधित भौतिक उपागम के अंतर्गत शामिल किया गया, टूल्स शामिल किए गए, टेक्निक शामिल किए गए, प्रिंसिपल्स शामिल किए गए, ठीक है, इवेल्युएशन की शामिल किया गया, क्रम उरम जो देखते हो आप लोग इसी के अंतर्गत आते हैं, है ना। ये सारी चीज़ें, अनुचरण या चरण या अनुक्रम, ये सारी चीज़ें इसी के अंतर्गत आते हैं। एक आता है क्रियात्मक नियोजन। यह एक ऐसा नियोजन होता है जहाँ पे क्रियाओं से संबंधित होता है, एक्टिविटी से संबंधित, यानी यह किसी समस्या के एक पहलू के विशिष्ट कार्य से संबंधित हो सकता है, जहाँ पे समस्या, उत्पादन, विज्ञापन, विक्रय, बिल इत्यादि किसी भी से संबंधित हो सकता है आपका। क्रियात्मक नियोजन से आप क्या समझते हैं, क्या मतलब क्या निकाल रहे हैं, जरा बताने की कोशिश करेंगे आप मुझे। क्रियात्मक नियोजन सर कार्यों के रूप में होगा ना सर, जैसे कार्यों को हम नियोजित करें, विशिष्ट कार्य है जैसे, ऐसे नहीं करना। हाँ कार्य से, हाँ ये सही आप बता रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, समझिए। जैसे क्रियात्मक नियोजन एक प्रकार का क्या होता है, जो है स्वामित्व की व्यवस्था, है ना। अब मैं अगर आपसे बात करूं, एक इस तरीके से स्वामित्व की व्यवस्था के प्रकार का वर्णन करने वाली एक संपत्ति योजना, है ना। तो वहाँ पे निवेश, क्रियाएं, सेवानिवृत्ति इत्यादि जो चीज़ें हैं, जहाँ योजना का उद्देश्य निर्णय लेने में मदद कर रहा है, वह क्रियात्मक नियोजन। क्रियात्मक नियोजन वही है जहाँ व्यापक प्राथमिक कार्य, लक्ष्य ओरिएंटेशन को बोला जाता है लक्ष्य उन्मुख, अनुकूल, मानसिक व्यायाम, सतत प्रक्रिया, भविष्यवादी, लचीला और पसंद की भागीदारी, ये क्रियाविधि क्रियात्मक नियोजन होता है। तो योजना का जो, जी जी, जैसे स्टाफ में जितने मेंबर्स हैं उनको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं, उनके कार्य सौंप देते हैं, तो ये भी कार्यात्मक नियोजन होगा ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि ये क्रिया से संबंधित होगा, फंक्शन से रिलेटेड होगा, जहाँ समस्याओं का आप निदान करते हैं, समस्याओं का जहाँ पे आप निदान करते हैं। स्तरीय नियोजन होता है कि मतलब एक प्रकार का लेवल होता है, एक उच्च लेवल का होता है, एक मध्य लेवल का होता है, एक निम्न लेवल का होता है, ठीक है। तो एक इस तरीके से होता है। बस ये हो गया। आप अच्छा, नियोजन के सिद्धांत भी है। नियोजन का सिद्धांत में जैसे प्राथमिकता का सिद्धांत है, लोच। देखो प्राथमिकता क्या होता है, जैसे भाई अगर मैंने देखा भाई कि समस्याएं जो हैं 10 समस्याएं, 10 में से सबसे जो इम्पोर्टेंट है उसको हमने प्राथमिकता दे दी, वो सबसे पहले आ जाएगा। प्रायोरिटी, जिसको आप प्राइमरी की बात है ना, वो बन जाएगा आपका। लोच का क्या होता है, लोच बेसिकली आपका क्या कहलाता है, जहाँ पे आप मॉडिफाई कर सकते हैं, है ना, मॉडिफाई कर सकते हैं परिस्थितियों में। कार्यकुशलता का, यहाँ पे कार्यकुशलता को ध्यान में रखना चाहिए और इसके न्यूनतम प्रयत्नों का लागत के आधार पर भी संगठन के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहयोग करेगा। व्यापकता का नियोजन होनी चाहिए, जहाँ पे नियोजन प्रबंधन के सभी स्तर अनुकूलित होने चाहिए। समय का सिद्धांत होना चाहिए, एक प्रकार का विशेष समय ध्यान देना चाहिए हमें किसी भी कार्यक्रम करने के लिए। मान लीजिए भाई 2 घंटे के लिए कर रहे हो, कि 15 मिनट के लिए कर रहे हो, कि 30 मिनट के लिए कर रहे हो, ठीक है, या 45 मिनट के लिए कर रहे हो, यह आपको ध्यान रखना पड़ेगा। समय का सिद्धांत। विकल्पों का सिद्धांत होता है, नियोजन के अंतर्गत जो है उपलब्ध सभी विकल्पों में से श्रेष्ठतम विकल्प का चयन किया जाता है, जिससे न्यूनतम लागत पर वांछित परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। सहयोग का सिद्धांत होता है, नियोजन हेतु जो संगठन होंगे वो कार्यरत सभी कार्मिकों का सहयोग अपेक्षित होता है। कर्मचारियों के सहयोग और परामर्श के आधार पर किए गए जो नियोजन होंगे उसकी सफलता की संभावना जो अधिकतम होती है। नीति का सिद्धांत होगा, यह सिद्धांत इस बात पर बल देगी कि नियोजन को प्रभावी बनाने के लिए ठोस और सुपरिभाषित नीतियाँ जो है बनाई जानी चाहिए। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकता है ना। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। जी सर।
प्रतिस्पर्धा मोर्चाबंदी का सिद्धांत हो सकता है। प्रतिस्पर्धा मतलब सिद्धांत पर आप देख सकते हैं कि प्रतिस्पर्धी संगठनों का नियोजन तकनीकी और कार्यक्रम भावी योजना आदि के ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, तो तकनीकी वगैरह जब करेंगे या कार्यक्रम या भावी योजना का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो वो बेसिकली प्रतिस्पर्धा मोर्चा बंदी का सिद्धांत हो जाता है ना। सिंपल शब्दों में आप ये समझने की कोशिश करिए। प्रतिस्पर्धी किसे कहेंगे? तो प्रतिस्पर्धी बेसिकली एक प्रकार से कंपटीशन से हम जैसे शब्द आता है व्यक्ति, समूह, राष्ट्र, है ना, या जानवरों के बीच में भू क्षेत्र पर या संसाधनों का आवंटन आदि के संघर्ष यानी मुकाबला को प्रतियोगिता जो कहलाती है वो बेसिकली प्रतिस्पर्धा ही कहलाती है ना। प्रतिस्पर्धा हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। ठीक है, यानी दूसरों के किसी क्षेत्र में बराबरी करने की चेष्टा करना या समान लक्ष्य की प्राप्ति के लिए एक दूसरे से आगे बढ़ने की दौड़ को प्रतिस्पर्धा कहते हैं, है ना। उस दौड़ से जो कठिनाई आती है उस कठिनाई को दूर करने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है वो संघर्ष होता है ना। तो ये चीज़ें हो जाती है। निरंतरता का सिद्धांत क्या होगा? नियोजन की गतिशीलता और निरंतर जारी रखने वाली जो क्रिया होगी वो बेसिकली निरंतरता का सिद्धांत। बेसिकली ये कंटिन्यूअस होता है, सतत होता है, अनवरत तरीके से चलता है। और मूल्यांकन का सिद्धांत हो जाएगा। नियोजन हेतु आवश्यक है कि समय समय पर नियोजन का मूल्यांकन भी करना चाहिए। भाई जाहिर मूल्यांकन तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो तो हर चीज़ में होता है। संप्रेषण का सिद्धांत भी कंपलसरी है, कम्युनिकेशन होनी चाहिए अच्छे से, तो ये हो जाएगा। बाकी यहाँ पर आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये आपका नियोजन का सिद्धांत हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग। यहाँ पर आगे हमारे सामने आता है पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना एक ऐसा टॉपिक है जो आप लोगों से प्रश्न में आप सबसे पूछा जा सकता है पंचवर्षीय योजना के बारे में। किसी को मालूम है पंचवर्षीय योजना कब से स्टार्ट किया गया, क्या था ये पंचवर्षीय योजना? 1950 से शुरू किया गया था। ओके, बहुत बढ़िया। जो अभी आपने बताया भाई कि हालांकि बेसिकली भारत की जब भी हम कभी पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं तो ये 5 ईयर प्लान इन इंडिया की है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, इससे भी एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को हमें मिल जाते हैं कभी कभी। तो मैं आप लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूं कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो बेसिकली 1 अप्रैल 1951 को ये स्टार्ट की गई थी, 1951 को। तो 1 अप्रैल 1951 से ये प्रारंभ की गई थी ये योजना, है ना। और इस योजना में अगर हम बात करें तो 1952 में वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यूजीसी प्रश्न पूछ चुका है इससे। तो 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम और 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा का प्रारंभ किया गया था। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जो है पहली पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत ये बातें काफ़ी इम्पोर्टेंट रही है ये बातें, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, तो जो पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो बेसिकली काम क्या करती है आपको मालूम होना चाहिए। पहले की बात चल रही है, 5 साल का प्लान बनाती थी और उस 5 साल के प्लान में ये चीज़ें बताने की कोशिश की जाती, चाहे वो आर्थिक योजना की बात हो, चाहे वो सामाजिक योजना की बात हो, चाहे वो शैक्षिक की बात हो इत्यादि। मतलब आप समझ लीजिए कि सामान्य और विशिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए राष्ट्र के संसाधन आवंटित करना मुख्य कार्यों में से एक माना जाता था। तो 5 साल की योजना जो थी परिप्रेक्ष्य योजनाओं के मूल रूप से अल्पकालिक संस्करण और एक परिप्रेक्ष्य योजना का 10 या 20 साल तक फैले देश के दीर्घकालिक लक्ष्यों की रूपरेखा भी तैयार करता था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। आपको मैं एक बात बता दूं, भारत सरकार ने 5 साल की योजनाओं को जो लॉन्च करना बंद कर दिया था और योजना आयोग के स्थान पे एक नाम आपने नाम सुना होगा, थिंक नहीं, वो तो है ही है आपका, वो योजना आयोग या नीति आयोग के रूप में आई है, वो बात तो सही है। लेकिन जो योजना आयोग के स्थान पे एक NITE नाम सुना कितने लोगों ने? हाँ, नीति। और हाँ, तो इसके अंतर्गत मैं अगर आपसे बात करूँ तो एक थिंक टैंक सुना नाम, थिंक टैंक। हाँ, तो थिंक टैंक जो है इसी को बुलाता है नीति आयोग को, और इस नीति आयोग को अब स्टार्ट कर दिया गया है ना। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ 1 जनवरी 2015 हाँ 1 जनवरी 2015 से, तो पहले इस तरीके से जो है इसके अंतर्गत जो है काम चलती थी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंतर्गत कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं। 15 मार्च 1950 से योजना आयोग का गठन भी किया गया था,
है ना, यहाँ पर देख सकते हैं आप। और 1951 में जो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 5 साल की योजनाएं ये थी, आप लोग जानते हैं। बेसिकली सामाजिक न्याय, गरीबी हटाना, पूर्ण रोजगार, आधुनिकीकरण आदि की तरफ ये ध्यान केंद्रित करने की बात की गई थी। अब तक कुल 13 पंचवर्षीय योजना जो है आरंभ हो चुकी हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। और आगे अगर हम बात करते हैं तो इसमें जो है 1 जनवरी 2015 को आप लोगों ने अभी भी बताया है मुझे, और आप जानते भी हैं भली भांति तरीके से, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग कर दिया गया था, योजना आयोग का नाम बदल कर, ठीक है। और फिर आप जानते हैं कि पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन जो था राष्ट्रीय विकास परिषद किया गया था, जिसकी स्थापना 1952 में किया गया था। ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है काफ़ी पॉइंट, ये फैक्ट अब आप लोगों का जो है स्टार्ट हो चुका है। और आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट को बताते हुए मैं आगे बढ़ूँगा। मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, आप लोगों को दिखाई शायद नहीं दे रहा होगा। जी सर, कर आप लोग भी थोड़ा जूम कर लीजिएगा, चलो ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पंचवर्षीय योजना का जो अंतिम मजदूरी देता है वो राष्ट्रीय विकास परिषद दे रहा है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था, कृषि क्षेत्र का विकास करना। अच्छा, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना जो था वो बेसिकली आपको बता दूं, हैरोल्ड एक विद्वान थे, एक मॉडल था, उसी पे आधारित था ये, हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था ये। और ये सबसे मुख्य जो उसका लक्ष्य था कृषि पर ही था, बाकी सिंचाई, मूल्य स्थिरता, बिजली, परिवहन इत्यादि सुधार पर बल दिया था, परंतु ये काफ़ी ज़्यादा मुख्य माना गया था ये लक्ष्य को, ठीक है। योजना सफल साबित हुई क्योंकि इस योजना में कृषि उत्पादन का जो दर बढ़ोतरी हुई थी वो बेसिकली 3.6% हुआ था। एग्ज़ाम में आप लोगों से नहीं पूछा जाएगा, परंतु ये पहला है, इसलिए अगर आपको याद भी हो जाएगा कि 3.6 योजनाएं जो % था उसके दर की वृद्धि हुई थी कृषि उत्पादन में, ठीक है। और उसके बाद आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो है प्रथम पंचवर्षीय में भाखड़ा नगल, हीराकुंड और मिट्टूरबाद की प्रमुख बांध परियोजना की इस योजना के अवधि के दौरान में शुरू भी की गई थी, है ना। सामुदायिक विकास परियोजना भी शुरू इसी के दौर में किया गया था, ये भी आप ध्यान रखिएगा। भारत में गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आप लोगों ने देखा भी होगा अदर एग्जामों में भी। और भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अपनाया था, ठीक है। अर्थव्यवस्था देखिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। योजना अवकाश घोषित किया गया था, कौन सा पहला था, तो पहला तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के जस्ट बाद जो 2 साल का था वही था आपका क्या, योजना अवकाश था। फिर 7वां जो है आपके देख सकते हैं कि जवाहर योजना शुरू हुई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में। रोजगार मापने हेतु मानक अपनाया गया था, वो बेसिकली था 6ठी पंचवर्षीय योजना में। 15 वर्ष की अवधि को ध्यान में रखकर बनाई गई योजना जो थी 6ठी पंचवर्षीय योजना थी। तृतीय योजना में जो सर्वाधिक, ये तो छोड़ दीजिए, न्यूनतम आवश्यकता को भी छोड़ दीजिए आप लोग। भारत की कृषि वृद्धि की सर्वाधिक दर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, वो बेसिकली आपकी 4थी पंचवर्षीय योजना है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। योजना केवल 4 साल की थी, वो कौन सी योजना थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोगों के लिए बन सकता है। 5वीं थी। सबसे असफल पंचवर्षीय योजना कौन सी थी, असफल में रही है तो तृतीय पंचवर्षीय, हाँ ये रही है। सर्वाधिक सफल कौन सी रही है, तो वो 10वीं रही है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। सबसे ज़्यादा सफल 10वीं पंचवर्षीय योजना रही है, ठीक। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर जो है योजनाओं को दिया गया है सही तरीके से। मैं आपको एक बार थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि आप समझ जाएं अच्छे से। देख सकते हैं आप यहाँ पे वृद्धि वगैरह सब कुछ भी है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि वृद्धि वगैरह ना याद रखें, आपके लिए वो ज़रूरी नहीं है उतना, है ना। प्राप्त कितना हुआ और क्या सिस्टम था इसका, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। देखिए 1951 से लेकर 56 के बीच में चले गए थे। द्वितीय में आपका 1956 से लेकर 1961 था। तृतीय आप जैसे 61 से लेकर 66 था। चौथी जो था 69 से लेकर 64 था। 64 से 79 था। ये देखिए आप 78 करिए इसको, 79 नहीं, 5 साल की थी ये योजना। 6ठी पंचवर्षीय 1980 से 85 था। 7वीं 85 से 90, 92 से 97, 8वीं 9वीं थी 97 से 2002 और 10वीं में 2002 से लेकर 2007। सबसे ज़्यादा सफल, असफल तीसरी। देख लीजिए सब लक्ष्य कितना रखा गया था, इतना। प्राप्त कितना हुआ है, चलो बताते भी नहीं हो। 11वें नंबर पे 2007 से लेकर 12, 12वें में 12 से 17, है ना, याद रखिएगा।
वही चीज़ें हैं। अच्छा, इसके अंतर्गत देखो कुछ बातें कही गई हैं, अगर आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो, लिखना है तो लिख भी सकते हो आप लोग, ऐसा नहीं। ठीक है, अब देख सकते हो हराल डोमर थे ये। सिंचाई, कृषि उत्पादक, परिवहन उद्योग, सामाजिक सेवाओं और भूमि सुधार, पुनर्वास, ये सब में आएगा। ठीक है, अब जो इम्पोर्टेंट था मैंने बता दिया आप लोगों के लिए। ठीक है, ज़्यादा डीप पे चला जाएंगे अगर हम लोग इसको एक एक करके पढ़ना शुरू कर देंगे। हम छठे शुरुआत से पढ़ रहे हैं काफ़ी टाइम से, है ना, याद होना चाहिए हम लोगों को। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सभी लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये पूछा गया है कि एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न आप देखना, जब इसे आप करोगे ना आपको समझ में आएगा कि पंचवर्षीय योजना के दौरान में कुछ कार्यक्रम चलाए जाते थे, कुछ एक प्रकार से अगर आप ये कह लीजिए योजनाएं फिराई जाती थी, और उसका नाम है और वर्ष का नाम है। ये फैक्ट पर प्रश्न आता है, आपने देखा भी होगा, तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्लाइड है। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान में सामुदायिक विकास परियोजना, ये वाला इम्पोर्टेंट है, 1952। दूसरी पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पंचायती राज संस्था है, और आपका जो है खादी और ग्राम उद्योग और बहु जनजाति, ये आप इम्पोर्टेंट कर लीजिए, है ना, ये तीन। व्यवहारिक इम्पोर्टेंट है, इसको छोड़ दीजिए। गहन कृषि क्षेत्र छोड़ दीजिए। राष्ट्रीय प्रदर्शन कार्यक्रम छोड़ दीजिए। हाँ, उन्नत बीज किस्म, ये रख लीजिए। ये दो इसमें याद रखिएगा, तीन वाले मैंने करवा रखा है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। ठीक है, आज यहीं तक करिए। ठीक है, बाकी कल जो है, अच्छा कल से आपका यूनिट नंबर 1 चलेगा भाई, कल आपका यूनिट नंबर 1 चलेगा। ठीक है, हाँ कल से यूनिट नंबर 1, हाँ 6 बजे से। PDF डाल दीजिए। PDF ठीक है मैडम।